सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो देखी थी, यानी केमिस्ट्री के जितने भी अच्छे फैक्ट थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी थे, खासतौर पर एनटीपीसी यानी रेलवे एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी को देखा था। आज हम वन शॉट फिजिक्स को कवर करेंगे, यानी इस क्लास में हम कंप्लीट फिजिक्स के सारे चीजों को कवर करेंगे और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं हवा हवाई हो, बहुत बढ़िया तरीके से सारी की सारी फिजिक्स को देखेंगे। बस आपका काम रहेगा चीजों को बैठकर सुनते रहना, अपना 1 से सवा घंटा देना, ताकि आपकी फिजिक्स वाला पार्ट जो कंप्लीट हो जाए। ये वीडियो टारगेट करती है कंप्लीट 12th लेवल की फिजिक्स को, है ना, वन शॉट। इसके अलावा इसमें 40 टॉपिक को, छोटे और बड़े सभी टॉपिक को कवर किया गया है, 40 टॉपिक। और 2 से 3 नंबर का जो आपके लिए फिजिक्स का पोर्शन आना है वो यहां से आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं चीजों को। सबसे पहले आता है हमारे पास ये 25 से 30 घंटे का सिलेबस है, जो मैं आपको नॉर्मली बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में, बहुत कम समय में मैं कराने वाला हूं, है ना। ये कुछ टॉपिक है और इन टॉपिक के अलावा भी इसमें टॉपिक है। ये मोस्टली टॉपिक है, इनसे सब टॉपिक भी निकलते हैं, एक टॉपिक से 3 3 4 4, तब जाके 40 टॉपिक बनते हैं। यूनिट है, इंट्रोडक्शन है, गति और बल है, फोर्स एंड एनर्जी है, ध्वनि है, चुंबकत्व है, विद्युत धारा है, लाइट है। ये सारे के सारे टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स भौतिक विज्ञान के अंतर्गत फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक राशियां वो होती हैं जिन्हें माप सकते हैं, है ना, जिन्हें मापा जा सकता है। जैसे गति को माप सकते हैं, भार को, तापमान को, लंबाई को, है ना। वो कितना प्यार हमसे करते हैं, हम इसे माप नहीं सकते, इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना। आप कहते हो फिजिकल फिजिकल, लेकिन वो फिजिकल नहीं है क्योंकि उन्हें नाप नहीं सकते। ठीक है, चलिएगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिन्हें हम नाप सकते हैं, और उन्हीं का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। अगर बात करें सदिश और अदिश राशि को लेकर, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को लेकर बात करें, यानी ऐसी राशियां जिनके लिए दिशा और परिमाण, डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों की जरूरत होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। और जिनके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उन्हें कहते हैं अदिश राशियां। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे सदिश राशियां जो होती हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, संवेग और आवेग है। इसके अलावा मैं बात करूं अदिश राशियां, जैसे मास है, डिस्टेंस है, स्पीड है, वर्क है और इलेक्ट्रिसिटी है। ये सभी की सभी अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। मात्रक पद्धति, 3 प्रकार की मात्रक पद्धति है, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। एमकेएस होती है जिसमें लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं, एमकेएस। वहीं एफपीएस होती है जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं, उसे कहते हैं एफपीएस। और सीजीएस होती है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है, उसे कहते हैं हम सीजीएस पद्धति। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम इक्वल टू 2.2 पाउंड के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। दूरी और विस्थापन में, दूरी जो होती है टोटल चली गई, जितनी लंबाई हम टोटल चलेंगे उसे दूरी कहेंगे। और जबकि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट होता है, मिनिमम दूरी जो तय करेंगे, मिनिमम दूरी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। जैसे मैं बात करूं, ये कोई व्यक्ति है, यहां से गया 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, है ना, और पॉइंट बी पर इसे जाना था। ठीक है, तो आप देखेंगे 5 5 5 5 5, इसके लगभग लगभग 20 किलोमीटर क्या आएगा इसका, 20 किलोमीटर इसका आएगा डिस्टेंस जो इसने टोटल तय की। लेकिन वो डायरेक्ट भी जा सकता था इस तरीके से, तो इसका मतलब 5 ये और 5 ये, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10। तो आप याद रखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना ही अंतर है। जो मिनिमम मिनिमम दूरी यानी शॉर्टेस्ट रास्ता जो होगा उसे कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और जितनी दूरी तय की जाएगी उसे कहा जाएगा डिस्टेंस। ना क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस। आप देखोगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति था, यहां से चला और यहां से चलने के बाद पूरी दूरी तय करके दोबारा यहां पर आ गया, तो इसका मतलब यह है इसने टोटल डिस्टेंस तो 35 किलोमीटर चली, लेकिन जब उसे इसी पॉइंट पर वापस आना था तो चला क्यों? मतलब मिनिमम डिस्टेंस इसे कितनी चलनी होगी इसी पॉइंट पर रहने के लिए, 0। तो इसका मतलब विस्थापन 0। आप याद रखेंगे विस्थापन 0 हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, विस्थापन दूरी से कम हो सकता है। ठीक है ना, दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी, हमेशा ज्यादा होगी। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे, तो इसका मतलब एक पॉइंट निकला, दूरी अपॉन विस्थापन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होता, क्योंकि विस्थापन 0 हो सकता है उसी पॉइंट पर हो, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, मान लीजिए उसे 10 किलोमीटर चलना हो और आगे गया हो 20 किलोमीटर, फिर आया हो 10 किलोमीटर पीछे, तो नेगेटिव हो गया, है ना। तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसका मतलब ये दूरी हमेशा ज्यादा होती है, तो दूरी अपॉन विस्थापन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट को लेकर बात करें, दूरी और विस्थापन। दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन जो एक सदिश राशि है, याद रखोगे, सिंपल है। अब बात करें वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी को लेकर। देखो, हम भाग रहे हैं, है ना, कभी पार्क में इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी उस तरफ, कभी उस तरफ, वो आपकी स्पीड है।
और आप निश्चित डायरेक्शन में भागेंगे तो वो आपका वेलोसिटी है। यानी मैं आपसे कहने लगूं कि आपको लाइब्रेरी जाना है, तो लाइब्रेरी एक निश्चित डायरेक्शन में है, आपको एक दिशा मिली, तो इसका मतलब यह है कि जब आप निश्चित डायरेक्शन में चलते हो तो उसे कहा जाता है वेग यानी वेलोसिटी। और जब आप बिना किसी गिच पिच चलते हो, कुछ डायरेक्शन ही ना हो निश्चित, तो उसे कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है ना? तो स्पीड जो होती है वो कैसी होती है? हमारे पास स्पीड जो होगी अदिश राशि होगी, इसकी कोई दिशा नहीं होती, जबकि वेलोसिटी जो होती है इसके लिए एक दिशा की जरूरत होती है, इसीलिए इसे कहते हैं क्या? सदिश राशि। दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, सॉरी, स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले स्पीड मैंने अब आपको बताई है एक अदिश राशि है, समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर, मतलब दूरी में बटे परिवर्तन की दर क्या कहलाता है हमारे पास? स्पीड। और वेलोसिटी होती है समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी विस्थापन अपॉन समय क्या कहलाता है हमारे पास? वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है? इन दोनों के अगर हम एमएलटी फॉर्मूले को लेकर बात करें, एल टी माइनस वन, और एल टी माइनस वन इसका क्या होता है हमारे पास? एमएलटी फॉर्मूला होता है, विमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे मैंने बताया था, देखो स्पीड किससे बनी है? दूरी से। और वेलोसिटी किससे बनी है? डिस्प्लेसमेंट से। तो एक और चीज याद रखेंगे, स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। जैसे दूरी अपॉन डिस्प्लेसमेंट था उसी तरीके से। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े तो आता है हमारे पास संवेग, है ना? संवेग, संवेग क्या होता है? संवेग और कुछ नहीं होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। यानी कोई किसी द्रव्यमान की वस्तु किस वेग से आगे की ओर बढ़ रही है, इन दोनों के गुणनफल को कहा जाता है संवेग यानी इंपल्स, है ना? तो संवेग की मात्रक को लेकर बात करें तो क्या होगा संवेग का मात्रक? एम का क्या होता है? किलोग्राम, और वी का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका यूनिट क्या आएगी हमारे पास? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आएगी संवेग की। ठीक है ना? और इसके एमएलटी फॉर्मूले को लेकर बात करें तो मास का क्या होता है? एम, है ना? और अभी वेग का निकाला था हमने एल टी माइनस वन, है ना? तो एम एल टी माइनस वन क्या होता है? संवेग का एमएलटी फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, ये आपके पास न्यूमेरिकल है, आगे काम आएगा। त्वरण क्या होता है? त्वरण, जैसे कोई वस्तु किसी वेग से चल रही है ना? उसके वेग में जो परिवर्तन आता है उसे ही क्या कहते हैं? समय के साथ जितना परिवर्तन हुआ उसे ही कहते हैं त्वरण। जैसे आप बाइक पर जाते हो, जब आप बाइक चलाते हो तो बाइक कहीं पर धीमी होती है, कहीं पर मंदी, मतलब कहीं पर धीमी होती है, कहीं पर तेज स्पीड हो जाती है। तो दो पॉइंटों के बीच कब धीमी कब तेज हुई और कितने समय में हुई, इसे कहते हैं त्वरण। जैसे मान लीजिए कोई ये वस्तु ए पर थी, कोई बाइक, है ना? 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी, उसके बाद पॉइंट बी पर पहुंची 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और समय लगा इसे 2 सेकंड का। कितना? 2 सेकंड का। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में कितना परिवर्तन हुआ? v2 माइनस वी1 अपॉन टी। क्लियर है? तो यानी 20 माइनस 10 अपॉन 2 यानी 10/2 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड क्या है? इसका एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया, है ना? और इसका क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, है ना? और परिवर्तन की दर मतलब नीचे भी समय होगा सेकंड, तो इसका आता है हमारे पास मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आती है? इसकी यूनिट आती है, क्या आती है? यूनिट आती है। ठीक है ना? और इसका एल टी फॉर्मूला क्या आता है? एल टी माइनस टू, क्या आता है? एल टी माइनस टू आता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं त्वरण नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कोई 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी, आगे चलकर इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो इसका मतलब यह है वेग में कितना परिवर्तन हुआ? 5 माइनस 20/3, है 3 सेकंड में, तो 15/3 माइनस के, तो माइनस के 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी जो बाइक है वो धीमी हो रही है। अगर पॉजिटिव जा रहा है तो बाइक की स्पीड बढ़ रही है, वेग बढ़ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब धीमी हुई है। ठीक है ना? इसे कहते हैं वेग। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन था, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। गति और बल को लेकर बात करें। फर्स्ट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट कहां गया? चलिएगा, ठीक है, चलिएगा। अगर मैं बात करूं फर्स्ट को, मैं बताता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मान लीजिए आपके पास फर्स्ट को लेकर बात कर रहे हैं, वो ये कहता है अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, और गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, है ना? और वस्तु अपनी स्थिति को जो बनाए रखती है इसे कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? इसे जड़त्व कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट रूल को कहा जाता है जड़त्व का नियम, है ना? तो कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर बाहर से फोर्स ना लगाया जाए।
है ना। तो इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स, है ना, उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है ना। संवेग मतलब P2 माइनस P1 अपॉन टी। मैंने जस्ट आपको बताया F बराबर क्या होगा हमारे पास, P2 क्या होता है, P क्या होता है M इंटू V, तो मैं कह सकता हूं एम वी टू माइनस एम वी वन अपॉन टी, है ना, अपॉन टी। तो मैं कह सकता हूं M कॉमन ले लिया इसमें से, M V2 माइनस V1 अपॉन टी, ठीक है। और V2 माइनस V1 अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना। तो F बराबर M ए, यहां से निकल कर आया F बराबर M इंटू ए, ठीक है। इसे कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम कैसे, इसका मात्रक कैसे निकाल सकते हैं, इसका होता है किलोग्राम M का, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या निकल कर आई, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को कहते हैं न्यूटन, क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है न्यूटन। और एक न्यूटन बराबर होता है हमारे पास, एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के। क्लियर है तक की चीज, ये था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद आता थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु हम पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है ना। इसे कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे रॉकेट है, रॉकेट को जब ऊपर की ओर जाना होता है तो वो धरती पर बल लगाता है, धरती उस पर फोर्स लगाती है। तो इसका मतलब रॉकेट का ऊपर जाना थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर काम करता है। हम पृथ्वी पर चल पा रहे हैं, हम पृथ्वी पर धक्का लगा रहे हैं, पृथ्वी हमारे ऊपर धक्का लगा रही है, यानी हम पृथ्वी पर चल पा रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से जो नाव वाला है, नाव चला पा रहा है, वो पानी पर मार रहा है फोर्स, पानी उस पर मार रहा है, वो आगे की ओर बढ़ रहा है, इसे कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये सभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर काम करते हैं। आगे की ओर आए तो हमारे पास आता है टाइप ऑफ मोशन, यानी लीनियर गति। सबसे पहले सरल रेखीय गति, कोई भी चीज एक सीधी रेखा में चल रही है उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। चाहे हवाई जहाज ऊपर की ओर सीधे जा रहा है, सरल रेखीय गति, चाहे यूं जा रहा है, सरल रेखीय गति। मतलब एक सीधी रेखा में आगे या पीछे गति करना क्या कहलाता है, सरल रेखीय गति कहलाता है, लीनियर मोशन कहलाता है। उसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक किसी वस्तु को कुछ डिग्री के कोण पर बनाकर फेंकना, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति कहलाता है। पृथ्वी तल पर कुछ कोण बनाते हुए फेंकना क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। जब वस्तु को 45 डिग्री पर फेंका जाता है तो वस्तु मैक्सिमम दूरी पर जाकर गिरती है ना, मैक्सिमम दूरी पर जाकर गिरती है। नेक्स्ट पीरियडिक मोशन, आवर्त गति। कोई वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराए, है ना, कोई वस्तु निश्चित समय के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराए, उसे कहते हैं आवर्ती गति। जैसे घड़ी की सुइयां हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद ही घूमती है। जैसे घंटे की घड़ी है ना, 12 घंटे के बाद रिपीट करती है, मिनट की 1 घंटे के बाद रिपीट करती है, सेकंड की 1 मिनट के बाद रिपीट करती है। तो मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने पथ को बार बार दोहराना आवर्त गति कहलाता है, यानी पीरियडिक मोशन कहलाता है। जैसे घड़ी की सुइयों की गति, ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमना, फिक्स इंटरवल के बाद घूमते हैं। नेक्स्ट आता है सिंपल पीरियडिक मोशन, सरल आवर्त गति। कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से इर्द गिर्द गति करे, है ना, अपनी माध्य स्थिति, यानी ये इसकी माध्य स्थिति है ना, इससे इर्द गिर्द गति करे, ये क्या कहलाता है, इसका सिंपल पीरियडिक मोशन कहलाता है, सरल आवर्त गति कहलाता है। मान लीजिए इसका कोई कह सकते हैं क्या है, माध्य स्थिति है, चाहे इससे ऊपर नीचे गति करे, चाहे इससे इधर इधर गति करे, है ना, चाहे इससे इधर इधर गति करे, ये कहलाता है सिंपल पीरियडिक मोशन, सरल आवर्त गति। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति क्या कहलाती है, सिंपल पीरियडिक मोशन कहलाता है। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। कोई भी वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चले उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, चाहे वो फिक्स इंटरवल में चले चाहे बिना फिक्स इंटरवल के बाद चले, बात यहां पर इतनी है कि वो गोल गोल घूमे बस, उसे कहते हैं उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ग्रहों की गति, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का घूमना, ये सभी किसका एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन। त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल गति। आपने कभी कीट को देखा है, जैसे ये कीट है, कोई मक्खी है ना, कोई मच्छर है, वो ऐसे भी जा सकता है, 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 यानी वो 3 डायमेंशन गति है। जैसे पतंग है, पतंग तीनों डायमेंशन में उड़ सकती है, जहाज है तीनों डायमेंशन में उड़ सकता है, तो ये 3 डायमेंशन गति कहलाती है, जो तीनों डायमेंशन में उड़ सके। कीटों की गति, हवाई जहाज की गति और पतंग की गति, है ना। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल जब कोई वस्तु गति करती है तो गति की विपरीत दिशा में, है ना,
एक फोर्स लगता है जो उसकी गति को रोकना चाहता है, उसे कहते हैं हम घर्षण बल, है ना, घर्षण बल कहते हैं। जैसे जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक को आगे की ओर लेकर जा रहे हैं, घर्षण बल लग रहा है पीछे की ओर, हमेशा गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। घर्षण बल लाभदायक भी होता है, घर्षण बल हानिकारक भी होता है। जब घर्षण बल कम लगता है तो आप फिसल जाते हो, है ना, और घर्षण बल ज्यादा लगता है तो गाड़ी के टायर खराब होते हैं, आपकी चप्पलें खराब होती हैं। तो घर्षण बल अच्छा भी है और घर्षण बल बेकार भी है, दोनों चीज आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आगे आता है हमारे पास अगला पॉइंट, फोर्स एंड मोशन। फोर्स और मोशन क्या है? बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, वो बल कहलाता है ना। तो आप याद रखेंगे बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे, धक्का फोर्स कहलाएगा, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर भी होती है ना। इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में डाइन होता है और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। इसका उल्टा भी पूछ सकता है, एक डाइन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन होता है ना। वो मेरे लिए एक तरीके से एक न्यूटन के बराबर थी, ठीक है। कभी आपको किसी को प्रपोज करना हो और आपको उन पर गुस्सा भी आता हो तो कह देना तुम एक मेरे लिए एक न्यूटन के बराबर हो, है ना। इसका मतलब तुम 10 की पावर 5 डाइन के बराबर हो। चलिएगा नेक्स्ट, गति क्या है? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो वो गति है। यानी कोई वस्तु यहां पर है और कितने भी समय के बाद वो चाहे 1 इंच 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर का 1 करोड़वां भाग हट जाए, वो मोशन में है ना, मोशन में है। याद रखोगे एक ही समय पर एक वस्तु गति और विराम दोनों में हो सकती है। कैसे? ये यात्री एक बस में बैठे हैं, है ना, और यहां पर क्या है? यहां पर कोई पेड़ है ना, यहां पर क्या है? यहां पर कोई पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ की तुलना में ये बस जो है वो गति में है। अगर इस पेड़ की तुलना में देखोगे तो बस भाग रही है, लेकिन इसमें बैठे यात्री तो आपस में देख रहे हैं तो वो तो स्थिर बैठे हैं। तो गति जो होती है किसी बिंदु के सापेक्ष देखी जाती है, यानी इस बिंदु के सापेक्ष वो गति में है कि नहीं है। समझ पाए आपके? नहीं समझ पाए, है ना। जैसे पृथ्वी घूम रही है, अन्य ग्रहों की तुलना में देखेंगे तो हम गति में है, लेकिन हम अभी तो खड़े हैं। तो उन ग्रहों की तुलना में पृथ्वी घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं, लेकिन हम आपस में खड़े होकर बात करें हम तो नहीं घूम रहे। तो गति जो होती है किसी बिंदु के सापेक्ष देखी जाती है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। गति संबंधित 3 नियम दिए। न्यूटन का दूसरा नियम मैंने आपको बता दिया है ना, ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट तीसरा नियम भी मैंने आपको बता दिया। आगे की ओर चलते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वही हम किसी वस्तु पर धक्का मारेंगे, वस्तु हम पर धक्का मारेगी, हम आगे की ओर गति करेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। जड़त्व क्या होता है? न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। मैंने आपको बताया था कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य फोर्स ना लगाया जाए, बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर। नेक्स्ट, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? चार्ज, सबसे पहले चार्ज को समझना होगा। चार्ज किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत अथवा चुंबकीय गुण दर्शाता है, उसको कहते हैं आवेश, ठीक है। और प्रति सेकंड आवेश के बहने की दर, है ना, मान लीजिए पॉइंट है ना, ये आवेश है, प्रति सेकंड कितना आवेश जा रहा है, इसे कहते हैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी, है ना। चलिएगा, तो कोई भी पदार्थ है वो चुंबकीय अथवा विद्युत गुण दर्शाता है तो इसे इसका आवेश कहते हैं, और 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को ही कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा और विपरीत आवेशों में हमेशा आकर्षण बल होगा, ठीक है, याद रखोगे। चलिएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है। नेक्स्ट, प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी, यानी आवेश के बहने की दर, है ना। इसे कहते हैं कूलाम अपॉन सेकंड, यानी कूलाम अपॉन सेकंड इसे कहते हैं। कूलाम अपॉन सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पियर। दो चीजें आती है, एमीटर, एमीटर जो है किसी परिपथ में विद्युत धारा को नापता है, और गैल्वेनोमीटर जो है किसी परिपथ में बहुत कम लो करंट होता है ना, कभी कभी देखते हो इतनी सी लाइट जल रही है घर में, है ना, मम्मी कह रही है भैया आज तो टीवी भी नहीं चल रहा, इतनी लो लाइट आ रही है। उस लो लाइट को नापने के लिए एक मैकेनिक आता है ना। लो लाइट क्यों है? एक वो मीटर सा लेकर आता है, वो गैल्वेनोमीटर होता है ना। तो गैल्वेनोमीटर लो लाइट को नापता है, जबकि एमीटर जो है ये विद्युत धारा को नापता है जो ठीक ठाक चल रही हो। 1 एम्पियर क्या होता है? जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में बह रहा हो तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। बहने वाली धारा क्या होती है? 1 एम्पियर होती है।
ठीक है। इसके अलावा विद्युत धारा के पास दिशा व परिमाण दोनों होते हैं, फिर भी यह एक अदिश राशि, याद रखिए। दिशा और परिमाण दोनों होने के कारण भी एक अदिश राशि है, आप ये याद रखेंगे। इसके अलावा कभी कभी इलेक्ट्रॉन को लेकर पूछ लेता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और एक कूलम बराबर कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी एक एम्पियर डेफिनेशन क्या और कह सकते हैं, ये एक कूलम हो गया, तो एक एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? आप कहेंगे जब 6.25 गुना 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बहे तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी, क्योंकि तो एक कूलम की वैल्यू इतनी होती है, इतने इलेक्ट्रॉन होती है। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर डेफिनेशन पूछे तो क्या कहेंगे? क्योंकि तो एक कूलम बराबर होता है इतने इलेक्ट्रॉन, तो मैं कह सकता हूं 1 एम्पियर क्या होगा? जब 6.25 गुना 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजर रहे हो, उसे कहा जाएगा 1 एम्पियर विद्युत धारा। ठीक है, आप याद रखेंगे नोट, विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, क्योंकि ये किसकी ओर होती है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा होती है। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। टाइप ऑफ करंट। एसी और डीसी दो प्रकार के करंट होते हैं, जिसमें समय के साथ मान और दिशा में परिवर्तन हो वो कहलाता है अल्टरनेटिव करंट, जिसमें समय के साथ दिशा और मान में परिवर्तन ना हो वो कहलाता है डीसी करंट, है ना। डीसी करंट कहलाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है रेक्टिफायर, जबकि डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है इन्वर्टर। कौन करता है? इन्वर्टर करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला तरंग, गति तरंग को लेकर बात करते हैं। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक डिस्टरबेंस होता है, जैसे पानी शांत है, आपने पत्थर मारा तो पानी में हलचल हुई, वही तरंग है। यानी किसी माध्यम में आप डिस्टरबेंस पैदा कर दो, है ना, तो वो तरंग है। क्लियर है? जैसे रस्सी पड़ी, आपने रस्सी को हिलाया तो तरंग है। तरंग क्या है? तरंग कुछ और नहीं है, वेव कुछ और नहीं, किसी माध्यम में डिस्टरबेंस ही वेव है। टाइप ऑफ वेव दो प्रकार की होती है, किसके आधार पर? माध्यम के आधार पर। एक होती है यांत्रिक तरंगे, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। मैकेनिकल वेव ऐसी होती हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे साउंड वेव। और विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी होती हैं जिनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे यूवी रेज, एक्स रेज, लाइट और इसके अलावा अवरक्त किरणें आदि, ये कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसके बाद टाइप ऑफ वेव्स में हमारे पास दो प्रकार की और आती हैं, किसके आधार पर? कंपन के आधार पर। एक कहलाती अनुप्रस्थ तरंगे, एक कहलाती अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अनुप्रस्थ वेव वो होती हैं जिनमें माध्यम के कण, है ना, माध्यम के परपेंडिकुलर गति करते हैं, उसे कहा जाता है हमारे पास अनुप्रस्थ तरंगे। और इसमें माध्यम के कणों का कंपन गति की दिशा में ही होता है, इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, है ना। जैसे ये गति कर रही है इस तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, लॉन्गिट्यूडनल, और ये संपीड़न विदलन के रूप में आगे की ओर गति कर रही है माध्यम के समानांतर, इन्हें कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, जैसे अनुप्रस्थ तरंगे रस्सी में उत्पन्न तरंगे, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे। इसके अलावा अनुदैर्ध्य तरंगे जैसे ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आगे की ओर जब आप आएंगे, टाइप ऑफ वेव्स में आगे की ओर आता है ऊर्जा के संचरण के माध्यम पर। एक होती है प्रगामी तरंगे, एक होती है अप्रगामी तरंगे, यानी प्रोग्रेसिव वेव, और एक होती है हमारे पास स्टैंडिंग वेव, है ना। अगर प्रोग्रेसिव वेव को लेकर बात करें, जो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है वो प्रगामी तरंगे, और जो अपने साथ ऊर्जा लेकर नहीं चलती, एनर्जी लेकर नहीं चलती है, वो अप्रगामी तरंगे। जैसे लाइट, साउंड और जल में उत्पन्न तरंगे क्या है? प्रगामी है, जबकि अप्रगामी में रस्सी में उत्पन्न तरंगे अप्रगामी तरंगों का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला बात करें साउंड को लेकर, ध्वनि के घटक हैं कुछ, जैसे आवृत्ति, आयाम और तरंग की लंबाई। तीन घटक आते हैं, कौन सा? 3 घटक। सबसे पहले को लेकर बात करें आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? किसी पॉइंट से, है ना, इन्हें क्या कहा जाता है? किसी पॉइंट, मतलब मैंने कोई पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट से कितनी क्या गुजर रही है हमारे पास, कितनी वेव गुजर रही है ना, कितनी तरंग गुजर रही है। जैसे मैंने रस्सी को हिलाया और मैंने एक पॉइंट पर देखा, इस पॉइंट से कितने हमारे पास रस्सी के क्या जा रहे हैं? घुमाव जा रहे हैं, यानी प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या, उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास आयाम। एक तरंग का माध्य स्थिति से मैक्सिमम विस्थापन, ये मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट, मैक्सिमम विस्थापन क्या कहलाता है? उसका आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका आयाम कहलाता है। फिर आती है तरंग की लंबाई, है ना, तरंग की लंबाई आती है। तरंग लेंथ को लेकर बात करें तो ये जो ऊपर की तरफ है इन्हें कहते हैं स्रंग, और नीचे की तरफ जो इन्हें कहते हैं गर्त।
तो आपसे कहेगा तरंग की लंबाई क्या होती है, दो सुरंगों के बीच की गति लंबाई या फिर दो गर्तों के बीच की लंबाई को ही कहा जाता है तरंग की लंबाई, है ना। दो सुरंगों के बीच की लंबाई अथवा दो गर्तों के बीच की लंबाई को ही कहा जाता है सुरंग की लंबाई। क्लियर है, याद रखोगे। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक क्या है, एंगस्ट्रॉम इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास आवर्ती के आधार पर ध्वनि तरंगों के प्रकार होते हैं। जैसे 3 प्रकार की होती है, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे वो होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है और इन्हें हम सुन सकते हैं। अपश्रव्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और इनको कीट, हाथी, है ना, कुत्ते ये सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे वो होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, जिन्हें हम सुन नहीं सकते। इनका यूज हम सोनार में करते हैं, इनका यूज हम अल्ट्रासाउंड में करते हैं, इनका यूज हम घड़ी के पुर्जों को साफ करने में करते हैं, इनका प्रयोग हम चिमनियों को साफ करने में करते हैं। जो हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री होती है, उनकी चिमनियों को साफ करने में करते हैं। ये कहलाती है पराश्रव्य तरंगे, ठीक है ना। तो श्रव्य तरंग यानी ऑडिबल वेव, इनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक और इन्हें हम सुन सकते हैं। अपश्रव्य तरंगे, इनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम और इन्हें हम सुन नहीं सकते, याद रखेंगे। और इनको कुत्ते और कीट जैसे जानवर सुन सकते हैं, कुत्ते और कीट इन्हें सुन सकते हैं। नेक्स्ट पराश्रव्य तरंगे क्या होती है, तो आपसे कहेगा 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवृत्ति की तरंगे जो है पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक तरंगे कहलाती है। इन्हें कुत्ते, चमगादड़, कीट आदि सुन सकते हैं। मशीनों को पुर्जों को साफ करने में, घड़ी के पुर्जों को साफ करने में इनका यूज किया जाता है। उद्योगों में चिमनियों को साफ करने में इसका यूज किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं ध्वनि के साउंड की हमारे पास गुण। ध्वनि के गुण कौन कौन से गुण होते हैं ध्वनि के, जैसे एक आता है हमारे पास तीव्रता यानी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ध्वनि का वह गुण है जो यह बताता है कि साउंड कितने लो और कितना दूर तक जाता है, कितना लाउड है, कितनी दूर तक जा सकता है। जैसे तीव्रता को लेकर मैं बात करूं, आपने कभी देखा होगा कि मच्छर है, मच्छर की साउंड जो बहुत दूर तक नहीं जाती है, जबकि हाथी की दूर तक, सॉरी हाथी ले लो या शेर ले लो, शेर की दहाड़ दूर तक जाती है। यानी तीव्रता यह बताती है कि कोई ध्वनि कितनी दूर तक सुनाई दे सकती है, वो उसकी तीव्रता कहलाती है। जैसे मच्छर की ध्वनि की तीव्रता कम और शेर की दहाड़ की तीव्रता ज्यादा होगी, ठीक है। तो तीव्रता कैसी होती है, तीव्रता यह बताती है कि कोई ध्वनि जो है कितनी लो है, कितनी लाउड है या कितनी मंदी है, ये बताती है। जैसे शेर में मच्छर में शेर की आवाज दूर तक सुनाई देती है, इसका मतलब शेर की इंटेंसिटी यानी मच्छर की तुलना में ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास पिच यानी तारत्व। पिच या तारत्व ये बताता है कि ध्वनि जो है वो कितनी पतली है। जैसे शेर है, शेर की ध्वनि मोटी है ना, और मच्छर की ध्वनि पतली है। जरा सा आएगा शेर से ज्यादा दिमाग खराब कर देगा, पी 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 पी, तो उसका क्या है, उसकी जलन होती है कानों में, है ना, बहुत ज्यादा परेशान करती है उसकी ध्वनि। उसे कहते हैं कोई ध्वनि कितनी पतली है। जैसे एक लड़का और एक लड़की की आवाज में अगर मैं पिच को लेकर बात करूं, लड़की की जो पिच होती है वो पतली होती है, पतली होती है, और लड़के की जो पिच होती है वो मोटी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आवाज पतली होना क्या बताती है, आवाज पतली होना जो है वो उसका पिच यानी तारत्व बताती है। क्लियर है, चलिएगा। तो जो आवाज पतली होगी उसका पिच उतना ही ज्यादा होगा और जो आवाज मोटी होगी उतना उसका पिच उतना ही कम होगा। नेक्स्ट आते गुणता। हम जो है साउंड को पहचान पाते हैं कि वो लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, शेर बोल रहा है, कौन बोल रहा है, उनकी गुणता के कारण, है ना। दो ध्वनि में डिफरेंस करना गुणता के कारण, क्वालिटी के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें ध्वनि के प्रभाव। ध्वनि का कैसे कैसे होता है, देखिए ध्वनि सर्वाधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है स्पीड ध्वनि की, ठीक है। नेक्स्ट ध्वनि का तापमान इफेक्ट। अगर वेग बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है ध्वनि का वेग बढ़ता है ना। दाब का ध्वनि पर दाब का यानी प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्वनि पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट घनत्व का प्रभाव। आप याद रखेंगे अगर घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की स्पीड घटेगी और घनत्व बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, घनत्व घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रतिध्वनि क्या होती है। प्रतिध्वनि क्या होती है, उन्होंने बोला तुम अच्छी आर्ट नहीं बनाते हो, मैंने कहा लो मैं तुम्हारा फोटो ही बना के दे देता हूं। तब मैंने ये फोटो बनाया था बिल्कुल इमेजिन करके उनका, क्योंकि वो गुस्से में ऐसे ही कुछ दिखाई देती थी। ये नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े तो हमारे पास क्या होता है, प्रतिध्वनि किसी तल से ध्वनि का टकराकर वापस सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है ना। अच्छा, प्रतिध्वनि के लिए मिनिमम डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में 17.5 होनी चाहिए, उससे कम होगी कभी प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी, ठीक है। चलिएगा, और
प्रतिध्वनि सुनाई दी है तो इसका मतलब ये 17.5 गया होगा, 17.5 आया होगा, यानी 35 मीटर लगभग डिस्टेंस तय की हो। ठीक है। साउंड की आवृत्ति होती है हर्ट्ज, साउंड की इंटेंसिटी नापी जाती है डेसिबल में, सामान्य बातचीत की इंटेंसिटी होती है 30 से 60 डेसिबल, है ना। और शोर जो होता है 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को शोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। कार्य और ऊर्जा को लेकर बात करें, कार्य क्या है? कार्य क्या है? अगर किसी वस्तु पर बल लगाएं और उसमें कुछ विस्थापन हो तो कार्य किया गया है। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरफ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है W बराबर, यानी कार्य बराबर बल इंटू एस इंटू cos थीटा, यानी बल, विस्थापन और कितने डिग्री पर इसमें विस्थापन हुआ है। बल का क्या होता है यूनिट? न्यूटन। विस्थापन क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हुआ? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही कहा जाता है जूल। तो जूल क्या है? इसका एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। या फिर आप याद रखोगे जब इसे कन्वर्ट करोगे, न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मीटर ऊपर है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अब एक चीज समझिएगा, ये तो आपके पास क्लियर हुआ। एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। कितना होता है? 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बात करें कार्य, है ना। कार्य के 3-4 तरीके समझिएगा। अगर फोर्स लगाने पर कार्य जो है, मतलब फोर्स लगाने पर वस्तु फोर्स की दिशा में ही चल जाए तब क्या होगा? इसका मतलब फोर्स और विस्थापन दोनों 0 डिग्री के एंगल पर है, उसी दिशा में है। तो F इंटू एस इंटू कॉस जीरो की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो इसका मतलब कार्य आएगा पॉजिटिव में। अगर बल लगा रहे हैं इस तरफ, वस्तु जा रही है इस तरफ, यानी 180 डिग्री का एंगल, और 180 डिग्री पर जो होती है कॉस की वैल्यू वो नेगेटिव होती है। यानी अगर बल और बल की दिशा में विस्थापन में 180 डिग्री का अंतर है तो इसका मतलब कार्य नेगेटिव होगा। ठीक है। अगर बल लगाने पर, बल लगा रहे हैं इस तरफ, वस्तु जा रही है इस तरफ, तो इसका मतलब कोण होगा 90 डिग्री का, और 90 डिग्री पर होती वैल्यू 0, तो कार्य होगा 0। यानी कार्य नेगेटिव भी हो सकता है, कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, कार्य 0 भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, इसका एमएलटी फॉर्मूला होता है ml²t-2। ml²t-2 इसका होता है एमएलटी फॉर्मूला होता है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता यानी मैं कितना काम कर सकता हूं, मेरी क्षमता कितनी है ना, वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। इसका मात्रक होता है कैलोरी, किलो कैलोरी, है ना, किलो कैलोरी होता है। जबकि पावर क्या होती है? मैं पर सेकंड कितना काम कर सकता हूं। ठीक है, वो उसका क्या होता है? पर सेकंड काम कितना कर सकता हूं, वो उसकी क्षमता कहलाती है, पावर कहलाती है। यानी कार्य बराबर कार्य कितने समय में मैं कितना कार्य कर सकता हूं, उसकी क्षमता कहलाएगी, यानी जूल प्रति सेकंड, है ना। और इसका एमएलटी फॉर्मूला होगा ml²t-3। t-3 इसका एमएलटी फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्क एंड एनर्जी के ट्रांसफॉर्म को लेकर, ट्रांसफॉर्म को लेकर। जैसे मैं बात करूं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में पेड़ फोटोसिंथेसिस के थ्रू बदलते हैं, है ना। एनर्जी का चेंज मैं बता रहा हूं। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के द्वारा पेड़ बदलते हैं, जबकि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में सोलर पैनल बदलता है। कौन? सोलर पैनल बदलता है। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में माइक्रोफोन बदलता है, जबकि इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में स्पीकर बदलता है। कौन बदलता है? स्पीकर बदलता है। नेक्स्ट, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बैटरी डिस्चार्ज होती है तब होता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब चेंज होती है जब बैटरी को चार्ज किया जाता है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, किसके द्वारा? बल्ब, हीटर और एलईडी बल्ब के द्वारा चेंज होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू प्रकाश ऊर्जा। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है परमाणु बिजली घरों के द्वारा, परमाणु बिजली घरों के द्वारा चेंज होती है। अब आते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। गैर परंपरागत, परंपरागत ऊर्जा के ऐसे सोर्स जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकल्प के तौर पर खोजे गए हैं और इनके सीमित भंडार हैं। सीमित भंडार जैसे कोयले के सीमित भंडार, पेट्रोलियम के सीमित भंडार, इन्हें कहते हैं परंपरागत। जबकि गैर परंपरागत कौन से? जिनके अनलिमिटेड भंडार है, जैसे भूतापीय ऊर्जा, है ना, जैसे विंड एनर्जी, है ना, जैसे विंड एनर्जी। ये सभी क्या है? ये सभी
गैर परंपरागत सॉरी परंपरागत है। और गैर परंपरागत कौन से हैं हमारे पास? जिनके लिमिटेड भंडार हैं। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी, सॉरी क्या लिख दिया, उल्टा बोल दिया, सॉरी। गैर परंपरागत वो होते हैं जिनके हमारे पास अनलिमिटेड भंडार है, और परंपरागत होते हैं जिनके लिमिटेड भंडार है। ठीक है, जैसे गैर परंपरागत सोलर सिस्टम हुआ, समुद्री ऊर्जा हुआ, जियोथर्मल ऊर्जा हुआ, विंड एनर्जी हुआ। इनके अनलिमिटेड भंडार है, गैर परंपरागत है। जैसे परंपरागत में जीवाश्म ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल एनर्जी, ये परंपरागत है, इनके लिमिटेड भंडार है। उसके बाद आता ताप और ऊष्मा। देखो हीट क्या होती है? हीट किसी वस्तु का छूने पर आपको महसूस हो रहा ठंडा है या गर्म है, वो उसकी हीट है ना। और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर कितना गर्म और कितना ठंडा है भैया? 5 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म गर्म है, आपकी बॉडी 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है। तो जो माप आप बता रहे हो 50-60, वो टेम्परेचर है। यानी ठंडा और गर्म महसूस होना, हीट, और कितना ठंडा और कितना गर्म है, ये उसका टेम्परेचर बताता है ना, टेम्परेचर बताता है। नेक्स्ट ऊष्मा मैंने आपको बता दी। कोई वस्तु देखिएगा, अगर कोई वस्तु जिनमें अलग अलग डिफरेंस है ना, जैसे ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो हमेशा ऊष्मा का फ्लो ज्यादा से कम की ओर होगा, जब तक कि दोनों को बराबर ना हो जाए टेम्परेचर, है ना, दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। नेक्स्ट उसके बाद ताप का आकलन जो है किस किस पैमाने पर कैसे कैसे किया जाता है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और आर, है ना। हिमांक जो होता है हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 होता है। पानी पानी को लेकर बात करें, पानी का, है ना, पानी का इन पैमानों पर। और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, और उनमें डिफरेंस 100 होता है। फ़ारेनहाइट पर 32 फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 212 बॉइलिंग पॉइंट होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। केल्विन पर हमारे पास 273 फ्रीजिंग होता है, बॉइलिंग 373 होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। रेनकाइन पर फ्रीजिंग 0 होती है, बॉइलिंग 80 होती है, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। अब आपको कभी भी ये बदलना हो, है ना, तो आप ये इस फॉर्मूले का याद रखेंगे, C माइनस 0/100, F माइनस 32/180, K माइनस 273/100, R माइनस 0/80। और कोई भी आपसे डिफरेंस मतलब निकलवाने के लिए पूछे, चेंज करने के लिए पूछे, आप निकाल दोगे। बस इसको याद रखना। आप एक चीज याद रखें, -40 टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इक्वल होते हैं। अब इसमें कुछ भी आपसे पूछे, किसी का भी पैमाना आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला उसके बाद बात करते हैं परम शून्य ताप। ऐसा टेम्परेचर जिसपे अणुओं की गति 0 हो जाए, उसे कहते हैं परम शून्य ताप। और परम शून्य ताप होता है केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन, और डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड की याद रखेंगे आप। ये होता परम शून्य ताप। यानी जिस ताप पर अणुओं की गति 0 हो जाए उसे परम शून्य ताप कहते हैं। 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट उसके बाद ताप और ऊष्मा, हीट एंड एनर्जी तो पढ़ रहे हैं हम, है ना। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, मान लीजिए पेन है, और पेन का टेम्परेचर मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं इसे 5 से बढ़ाकर 6 कर रहा हूं, तो इसको 5 से बढ़ाकर 6 करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी, वो उसकी क्या कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी, है ना। तो किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? उसकी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसकी यूनिट होती है कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। क्या होती है? कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड होती है। जैसे बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड, और वाष्पन की विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.47 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड, है ना। आप याद रखोगे, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होने का मतलब यह है कि वो वस्तु ज्यादा देर में गर्म होगी और ज्यादा देर में ठंडी होगी। सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो जल की होती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ऐसी ऊष्मा जो देने पर वस्तु का टेम्परेचर ना बढ़ाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करते हैं। यानी पानी वाष्प बदल गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हमारे पास वाष्प है, पानी से वाष्प बन रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। यानी ऐसी एनर्जी जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, वो उसकी क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है ना। गुप्त ऊष्मा कहलाती है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, जैसे पानी जो हमारे पास होता है, याद रखिए गुप्त ऊष्मा, है ना। गुप्त ऊष्मा जो होती है हमारे पास यूनिट होती है ऊष्मा प्रति द्रव्यमान, यानी हीट अपॉन मास, कैलोरी प्रति ग्राम इसकी यूनिट होती है। और इसका विमा सूत्र होता है L²T-2। क्या होता है? L²T-2। ऊष्मा की इकाई, ऊष्मा की इकाई होती है कैलोरी, जूल, अर्ग, है ना। और BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है।
याद रखेंगे आप, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, और 1 अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल, है ना। और एक BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी, इसके बराबर 252 कैलोरी के बराबर होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, जब वस्तु को गर्म करते हैं तो वस्तु में फैलाव आता है, उसे कहते हैं ऊष्मा देने पर फैलाव आना, ऊष्मीय प्रसार कहलाता है, थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। और थर्मल एक्सपेंशन 3 प्रकार का होता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और एरियल थर्मल एक्सपेंशन, है ना। तो आप याद रखेंगे ये 3 प्रकार का होता है ऊष्मा का प्रसार। 3 प्रकार से ऊष्मा का प्रसार होता है, चालन, संवहन और विकिरण, है ना। विकिरण 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले बात करें किसको लेकर, चालन को लेकर। किसी वस्तु, देखिएगा, मान लीजिए जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो अणु बिना गति किए हीट का ट्रांसफर आगे की ओर करते हैं, इसे कहते हैं चालन। जैसे मैं चम्मच को लेता हूं, चम्मच आप देख गर्म करोगे तो चम्मच आगे की ओर हीट जाएगी, ट्रांसफर होगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं चम्मच मत पिघल गई, नहीं पिघली। तो इसका मतलब यह है कि उसके जो अणु हैं अपनी हीट को दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं बिना मूवमेंट के, इसे कहते हैं चालन, है ना। तो आप याद रखेंगे कंडक्शन में पदार्थ के कण बिना गति किए ऊष्मा का प्रवाह करते हैं, और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में हो सकता है। संवहन क्या होता है, जब पदार्थ जो है कण जो है वो गति करे, है ना। जैसे जब मैं पानी को गर्म करता हूं तो ये वाले कण गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद हल्के होते हैं, ऊपर जाते हैं, भारी कण नीचे आते हैं। तो ये क्या होता है, कणों की गति के कारण होने वाली ऊष्मा का प्रवाह संवहन कहलाता है, ठीक है ना। विकिरण क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी माध्यम के बिना माध्यम में दोनों में हो सकता है। विकिरण मतलब जैसे आग जल रही है, आप ताप रहे हो, तो वो आग यहां पर चल रही है, आप ताप रहे हो, किसके माध्यम से आ रहा है, विकिरण के माध्यम से आपके पास तक हीट आ रही है। हीटर घर में चल रहा है विकिरण के माध्यम से, ये लाइट चल रही है, हीट आ रही है विकिरण के माध्यम से, है ना। ये सभी विकिरण है ना। क्या है, विकिरण, रेडिएशन है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे अगर ठोस द्रव में बदल रहा है इसे कहते हैं मेल्ट, सॉलिड लिक्विड में बदल रहा, सॉरी, ठोस द्रव में बदल रहा है इसे कहते हैं हम मेल्टिंग, है ना। क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। द्रव जो है सॉलिड में बदल रहा है इसे कहते हैं फ्रीजिंग। अगर द्रव गैस में बदल रहा है इसे कहते हैं बॉइलिंग, ठीक है ना, क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। और अगर गैस लिक्विड में बदल रही है तो इसे कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संघनन, यानी नेक्स्ट आगे की ओर किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, जैसे भैंस है काली है ना, तो अच्छी अवशोषक है, अच्छी उत्सर्जक है, यह है किरचॉफ का नियम। चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक, यह किसी वस्तु के ऊष्मा के फ्लो होने की दर को बताते हैं, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। सुचालक पदार्थ जो होते हैं, सुचालक जिनमें ऊष्मा का फ्लो सबसे ज्यादा होता है, वे सुचालक कहलाते हैं। इनके लिए ऊष्मा चालकता गुणांक जो है सबसे ज्यादा होता है। जैसे पानी, मानव शरीर और लोहा, ये अच्छे सुचालक हैं, कुचालक। इनमें ऊष्मा का प्रभाव बहुत कम होता है और इनके लिए ऊष्मा चालकता गुणांक जो है वो बेकार होता है, बेकार ऊष्मा चालकता गुणांक होता है, के की वैल्यू। जैसे कांच, वायु और अधातु। नेक्स्ट, ऊष्मारोधी, ऐसी वस्तुएं जो अपने अंदर ऊष्मा का फ्लो ही नहीं होने देती हैं, उन्हें ऊष्मारोधी वस्तुएं कहती है, और इनके लिए ऊष्मा चालकता गुणांक 0 होता है। जैसे एबोनाइट और एस्बेस्टस। क्या होते हैं, एबोनाइट और एस्बेस्टस। चलिएगा अब लाइट को स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और जिन्होंने भी वीडियो को भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे। और अभी आपके पास नीचे कमेंट बॉक्स का क्या, वही कमेंट बॉक्स का भी ऑप्शन आ रहा होगा, फटाफट से कमेंट करके बता देंगे अभी तक की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की चीजों को लेकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए चलो तो लाइट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइट। लाइट क्या है, लाइट एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को हमें दिखाने में मदद करती है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पड़कर हमारी आंखों पर आती है तब हमें वस्तु दिखाई देती है, उसे कहते हैं लाइट, ठीक है। लाइट क्या है, एक एनर्जी, एक ऊर्जा है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला, एक मिनट रुकिएगा, चलिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, आगे की ओर बढ़े, तो उसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर अपारदर्शी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि जब वस्तुएं किसी तल से टकराकर हमें आंख पर पड़ती हैं तभी हमें वस्तु दिखाई देती है, ये आप याद रखेंगे। और प्रकाश के परावर्तन में एक ही माध्यम में जो है प्रकाश की किरण गति करती है, ठीक है। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को कहते हैं इंसिडेंस एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे और
नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, और इन दोनों का मान इक्वल होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, यही मैंने यहाँ पर लिखवा रखा है सारा का सारा का, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल, ये आपको मिल जाएगा मिला हुआ। उसके बाद कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन को लेकर, है ना। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हट जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगर 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 वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या होगा, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और वो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, है ना, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन के एग्जांपल, जैसे जब हम पानी में कोई किसी पेन को डुबोते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके अलावा तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके अलावा मछली का या फिर सिक्के का, आप सिक्का, कोई चीज, मछली, कुछ भी आप डालोगे पानी में तो ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है, इसे प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ना। सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला अगला आता हमारे पास, ये मैंने आपको सारा का सारा बता दिया, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सब कुछ पीडीएफ में, है ना, ये मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप कहेंगे जब जो है प्रकाश की किरण, है ना, प्रकाश की किरण जो है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इस तरीके से दूर हट जाती है ना, इसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाया जाता है इस तरीके से किरण जो है मूवमेंट करती जाती है, और एक एंगल ऐसा आता है जिसके लिए प्रकाश की किरण जो है वो इस ओर मूवमेंट करती है, इसे कहते हैं क्रांतिक कोण। और इसका मान जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाया जाता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में चली जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, है ना। तो प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना जरूरी है, ये आप याद रखेंगे। और प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे इंद्रधनुष इसका एग्जाम्पल है, इंद्रधनुष का बनना। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा मृग मिर्ची का इसका एग्जाम्पल है। शीशे के टुकड़े का टूटे हुए भाग का चमकीला दिखाई देना इसका एग्जाम्पल है। हीरे का चमकना इसका एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल है ना। ये सारा का सारा, जैसे जैसे हम आई का मान बढ़ाते जाएंगे आर का मान बढ़ता हुआ जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें वो किरण उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, इसे कहेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, चलेगा। उसके बाद गोलीय दर्पण को लेकर बात करें तो गोलीय दर्पण होता क्या है, देखिएगा। कोई मान लीजिए मतलब आपसे पूछेगा दर्पण या फिर लेंस क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई गोलीय दर्पण है ना, उसका हमने कोई भाग काटा तो इसे कहा जाता है क्या, गोलीय दर्पण, ठीक है ना। गोलीय दर्पण, लेंस और दर्पण इसी तरीके से बनते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे की ओर बात करें तो हमें आते हैं किसको लेकर, प्रतिबिंब को लेकर, है ना, प्रतिबिंब को लेकर। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के द्वारा सेम प्रतिबिंब बनता है। जब कोई प्रकाश की किरण अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब कोई प्रकाश की किरण अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब कोई वस्तु फोकस पर होती है उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनता है ना। और जब कोई वस्तु जो है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इन सभी कंडीशन में जितने भी इससे पहली वाली कंडीशन है, 6 से पहले वाली कंडीशन जितनी भी है, इन सभी में जो प्रतिबिंब है ये उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। केवल एक कंडीशन में प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी जाती है, ठीक है ना, आप याद रखेंगे। इसके अलावा जब अनंत पर होगी तब छोटा बनेगा, जब वक्रता केंद्र अनंत के बीच में होगी तब भी प्रतिबिंब छोटा बनेगा, जब वक्रता केंद्र पर होगी तो बराबर का बनेगा, उसके बाद बड़ा बनना स्टार्ट होगा, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, और बाकी पीछे की ओर एक बार सीधा बनता बस। इसके अलावा ये रहा हमारे पास किसके द्वारा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का। अब अगर मैं अवतल लेंस और उत्तल दर्पण को लेकर बात करूं तो जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इसके अलावा कहीं पर भी वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा और हमेशा छोटा बनेगा, और छोटे के साथ साथ सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। आप ये सारे के सारे पॉइंट याद रखेंगे। तो ये प्रतिबिंब को लेकर बातें होगी, मैंने सारा का सारा यहां पर लिख दिया है आपके रिवीजन के लिए, ठीक है, क्लियर है, चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के यूज कहां पर होते हैं, जैसे एटीएम है, मेट्रो में है, गाड़ी के साइड मिरर में यूज होता है, गाड़ी के नीचे सुरक्षा के लिए यूज होता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का यूज होता है जिम में होता है, टीएनटी डॉक्टर करते हैं सेविंग मशीन,
सेविंग में होता है ना, ये बड़ा दिखाने का काम करता है इसलिए यूज किया जाता है। ये चीजों को छोटा दिखाता है, ज्यादा दिखाता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मेट्रो में ज्यादा पब्लिक को एक जगह देखना है इसलिए यूज होता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, है ना, कलर विजन, इनको लेकर बात करते हैं। देखिएगा निकट दृष्टि दोष क्या होता है। मान लीजिए आपके पास ये कोई क्या था, ये मान लीजिए आपके पास कोई आपका नेत्र गोलक है ना, नेत्र गोलक है, ठीक है। प्रकाश की किरण नॉर्मली तो यहां पर आनी चाहिए थी, रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था। मान लीजिए दो कंडीशन ऐसी हुई, आपका क्या हुआ, आपका नेत्र गोलक बढ़ गया। अब नेत्र गोलक बढ़ गया तो प्रतिबिंब तो यहीं पर फोकस हो रहा है ना। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि नेत्र गोलक तो वैसा ही रहा, लेकिन उसकी फोकस क्षमता जो क्षमता वो बढ़ गई। अब क्षमता बढ़ गई तो इसने पहले ही फोकस कर दिया चीजों को, है ना। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो है रेटिना से पीछे की ओर बनता है जब निकट दृष्टि दोष होता है। दो कंडीशन होती है, या तो नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए या फिर फोकस दूरी बढ़ जाए, फोकस क्षमता बढ़ जाए, यानी लेंस की क्षमता बढ़ जाए, उस समय पर ऐसा होता है। इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा, अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस यूज करते हैं। उसी तरीके से जैसे हम बात करें किसको लेकर, उत्तल लेंस को लेकर, यानी दूरदृष्टि दोष को लेकर। दूरदृष्टि दोष में नॉर्मली ऐसे प्रतिबिंब बनना था, मान लीजिए ऐसे बनना था, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि नेत्र गोलक जो है आपका, है ना, नेत्र गोलक जो है आपका, एक मिनट रुकिए, हाँ, नेत्र गोलक जो है आपका क्या हुआ, नेत्र गोलक जो है आपका घट गया। अब नेत्र गोलक घट गया तो प्रतिबिंब फोकस तो यहीं पर हो रहा है ना, यहीं पर हो रहा है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि नेत्र गोलक हमारा जो है वो क्या हो जाए, नेत्र गोलक घट जाए, है ना। अगर नेत्र गोलक ना भी घटे तो ऐसा हो जाए कि उसकी क्षमता घट जाए लेंस की, तो फोकस नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है हमारे पास रेटिना के पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता है, इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। इसका उत्तल लेंस का यूज किया जाता है इसके उपचार के लिए। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब मतलब जो प्रकाश है वो एक जगह पर फोकस नहीं हो पाता, इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और इसके लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। क्या यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। अबिंदुता उसके बाद आता है, जब नेत्र गोलक जो है ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तब हमारे पास अबिंदुता का रोग होता है। और अबिंदुता का रोग जो होता है उसमें चीजें जो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, क्योंकि इसका गोलक का व्यास टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना। याद रखोगे, इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं हम अब अबिंदुता, क्या कहते हैं, अबिंदुता कहते हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, सॉरी, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का यूज होता है ना, बाइफोकल। सिलेंड्रिकल लेंस का यूज होता है जब हमारे पास अबिंदुता रोग होता है, बाई मिस्टेक, है ना। चलिएगा नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला कलर विजन क्या होता है। कलर विजन में हमें कलर को पहचानने में प्रॉब्लम होती है और ये ठीक नहीं हो सकता है, आप याद रखेंगे, है ना। कलर को पहचानने में दिक्कत होती है, ये ठीक नहीं हो सकता है। उसके बाद करें प्रकाश का परिकिरण। जब प्रकाश की किरण माध्यम में कणों से टकराकर चारों तरफ फैल जाए उसे कहते हैं प्रकाश का परिकिरण। जैसे आसमान का नीला दिखाई देना, पानी का नीला दिखाई देना, इसके अलावा सूर्य का एकदम लाल दिखाई देना, सूर्यास्त के बाद जो है लाल लाल दिखाई देना, ये सभी प्रकाश के परिकिरण का एग्जाम्पल है, स्कैटरिंग का एग्जाम्पल है ना। आप याद रखेंगे, स्कैटरिंग ये होती है। इसके अलावा जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग कम होती है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेड कलर की होती है, इसलिए इसकी स्कैटरिंग कम होती है, इसलिए इसका यूज खतरे के सिग्नल में करते हैं। सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैगनी कलर की, इसकी इसके इसी कारण इसकी स्कैटरिंग जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सूर्यास्त के बाद सूर्य लाल दिखाई देना, है ना, पानी का नीला दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, स्कैटरिंग के एग्जाम्पल है। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का प्रिज्म से टकराकर 7 किरणों में मतलब 7 रंगों में बिखर जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसे विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना, इसे कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और सेकेंडरी इंद्रधनुष। इंद्रधनुष तब बनता है जब हमारे आगे की ओर क्या हो, आगे की ओर हमारे पास बूंदे हो और पीछे की तरफ सूर्य हो, जब उन पे वो पड़ता है तो क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। दो तरीके का बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में रेड कलर जो है अंदर की ओर और वायलेट कलर बाहर की ओर होता है, आप याद रखेंगे, और ज्यादा चमकीला होता है। जबकि सेकेंडरी इंद्रधनुष जो होता है इसमें रेड कलर जो होता है बाहर की ओर और अंदर की ओर वायलेट कलर होता है, ये कम चमकीला होता है। और जो हमारे पास इंद्रधनुष बनता है इसमें प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण शामिल होता है, तब जाकर हमारे पास क्या बनता है, इंद्रधनुष बन पाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे की ओर बात करें, दाब को लेकर बात करें। दाब एक वर्ड आता है, दाब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, दाब कहलाता है ना।
दाब क्या होता है? प्रति एकांक, हाँ, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर, है ना, और बल क्या होता है? न्यूटन। तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आप एक चीज देख रहे हो, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम होगा, और जैसे जैसे क्षेत्रफल घटेगा तो दाब ज्यादा लगेगा। जैसे आपने देखा होगा दलदल में कहा जाता है आदमी को लेट जाने के लिए, क्यों? आदमी लेट जाता है तो उसका एरिया बढ़ जाता है और दाब कम लगता है। इसके अलावा आप देखोगे कि नीचे की ओर जाने पर, जैसे ये बैग है, इस बैग की जो तनी है वो चौड़ी होती है स्कूल बैग की, क्यों? कि क्षेत्रफल बढ़ेगा, दाब कम होगा, हमारे कंधों पर दबाव कम पड़ेगा, दर्द कम होगा। ऐसे आपने छुरी को देखा होगा, छुरी का आगे वाला हिस्सा जो होता है बहुत पैना होता है। पैना का मतलब होता है एरिया कम, एरिया कम तो दाब ज्यादा, आसानी से सारी चीजों को काट पाएगा। ऐसे कील को आपने देखा होगा, कील का आगे वाला हिस्सा बहुत पतला होता है, पतला होता है तो एरिया कम, दाब ज्यादा, और एक दो चोट में ही अंदर चली जाएगी। तो इसीलिए होते हैं कि एरिया कम, दाब ज्यादा, और वस्तु जो अंदर की ओर चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। दाब मैंने आपको बता दिया, इसका मात्रक भी बता दिया, इसका मात्रक पास्कल भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसका एमएलटी फॉर्मूला होता है एम एल इनवर्स और टी माइनस टू, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। नेक्स्ट आगे की ओर बात करें, प्रस्थ तनाव। प्रस्थ तनाव क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? प्रस्थ तनाव कहलाता है। तो लंबाई एल और बल क्या होगा? एफ। तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर, न्यूटन बटे मीटर इसका मात्रक होगा। और इसका एमएलटी फॉर्मूला होगा एम टी माइनस टू, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, है ना। देखिएगा प्रस्थ तनाव क्या होता है, एक तरीके से मान लीजिए पानी की, कोई पानी की बूंद है, वो गोल क्यों होती है? क्योंकि अंदर की ओर जितनी भी अणु है ना वो पृष्ठ को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो कम से कम एरिया लेने की कोशिश करती है और गोल हो जाती है। तो आपसे पूछता बूंदों का गोल होना किसके कारण होता है? प्रस्थ तनाव के कारण होता है। ठीक है ना। गरम सूप ज्यादा स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम सूप का प्रस्थ तनाव जो है वो कम होता है, इसलिए हमें ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है प्रस्थ तनाव, पृष्ठ का तना हुआ होना, है ना, लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ का तना हुआ होना ही क्या कहलाता है? प्रस्थ तनाव कहलाता है। ठीक है ना। प्रस्थ तनाव के एग्जांपल, प्रस्थ तनाव के कारण ही एक मच्छर पानी पर तैर पाता है। प्रस्थ तनाव कम होने के कारण ही ये हम गुब्बारे फुलाते हैं वो फूल पाते हैं, ये मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे हैं। ठीक है ना। इसके कारण आप देखते हो कि आप शेविंग ब्रश को जब पानी में डुबाते हो और बाहर निकालते हो तो उसके कारण चिपक जाते हैं, क्योंकि जो उनके भीतर पानी चला जाता है, पानी जो है प्रस्थ तनाव के कारण कम से कम एरिया लेने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो ब्रशों के ब्रसल्स को चिपका देता है ना। इसके अलावा जब आप कपड़े धुलते हो तो उसमें आप वॉशिंग पाउडर लगाते हो, क्यों? वॉशिंग पाउडर लगाने के कारण पानी का प्रस्थ तनाव घट जाता है और पानी अंदर गहराई तक चला जाता है कपड़ों में। इसके अलावा गर्म सूप ज्यादा स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म करने पर प्रस्थ तनाव हो जाता है कम, और प्रस्थ तनाव कम है तो वो ज्यादा अंदर तक जाएगा, जीभ के ज्यादा कणों तक जाएगा और हमें स्वाद ज्यादा देगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। ये मैंने आपको बता दिया पानी की बूंद का गोल होना। उसके बाद आता है ससंजक और असंजक बल। ससंजक बल होता है समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, जैसे इस पेन के अणुओं के बीच जो लगेगा ससंजक बल, और मेरे इस हाथ और पेन के बीच जो लगेगा असंजक बल लगेगा, है ना। यानी दो अलग अलग सरफेस के बीच लगने वाला बल असंजक बल, दो असमान अणुओं के बीच, और समान अणुओं के लिए बीच लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आप कभी देखोगे, अगर अगर देखिएगा इस चीज को देखिएगा, इसमें हमारे पास मान लीजिए कोई नली है, उस नली में पारा है और एक में पानी है। पानी ज्यादा ऊपर तक चढ़ता, पारा नहीं चढ़ता ज्यादा ऊपर तक, है ना। रीजन क्या है? रीजन कोई बता सकता है? रीजन कोई बता सकता है? आप एक दूसरा आप ये समझिएगा कि जो पानी होता है वो कांच को भिगाता है जबकि पारा नहीं भिगाता। रीजन क्या है समझिएगा, क्योंकि पानी और कांच के बीच लगने वाला असंजक बल जो है ना वो ज्यादा होता है ससंजक बल की तुलना में। तो असंजक बल ज्यादा है तो चिपकेगा पानी, जबकि पारे के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल कांच और पारे के बीच लगने वाले असंजक बल से ज्यादा होता है। तो ससंजक बल ज्यादा है तो अणुओं के बीच ज्यादा घर्षण होगा, इसीलिए वो कांच को नहीं भिगा पाएगा। तो ससंजक और असंजक बल के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये उसी का एग्जाम्पल है सारा का सारा जो मैंने आपको लिख रखा है। ठीक है, ससंजक बल और असंजक बल ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आता है केशिकात, कैपिलरी। देखिएगा पानी में किसी भी चीज में छोटी छोटी नलिकाएं होती है, उसके कारण पानी का ऊपर चलना केश नली की क्रिया कहलाती है। जैसे आप देखते हो, आपने कभी किसी कांच में किसी टिश्यू पेपर को भिगा हुआ होगा तो उसमें पानी ऊपर की ओर चढ़ता है केश नली के कारण। किसान खेतों की जुताई करता है क्योंकि केश नली टूट जाए और पानी जो है आप देखोगे जुताई के बाद खेत गीला हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन है मिट्टी में पाई जाने वाली केश नली टूट जाती है और वो पानी ऊपर छोड़ देती है, जिसके कारण खेत जो है वो कैसा दिखाई देता है? गीला। हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो केश नली के कारण दौड़ रहा है, हालांकि मम्मी पापा का भी योगदान है, लेकिन अभी वर्तमान में जो दौड़ रहा है वो इसी के कारण दौड़ रहा है। ठीक है, चलिएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा टॉवल,
है ना। टॉवल के लेने के बाद जो इस तरीके से बांधा और ऊपर की ओर बांध दिया, आपने देखा होगा नहाने के बाद लड़कियों को। तो क्यों बांधा जाता है? क्योंकि टॉवल में होती हैं छोटे छोटे धागे, और छोटे छोटे धागे क्या होते हैं? केश नली, और वो बाल में जाकर अंदर पानी को सोख लेते हैं, और जिसके कारण बाल सूख जाते हैं आसानी से। ठीक है, चलिएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा जब मिस्त्री काम करता है तो वो छोटा सा पाइप लेता है ना, उसका नापने के लिए, है ना, उसका धरातल नापने के लिए। तो उसमें भी केश नली का गुण होता है पानी का ऊपर चढ़ना। किसी नली में पानी का ऊपर चढ़ना केश नली का गुण कहलाता है। ठीक है ना, इस तरीके से केश नली। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, आपने आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में सुना होगा। क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत? जब हम किसी वस्तु को, मान लीजिए 5 किलोग्राम की वस्तु है, इसे हम पानी में डुबोएंगे, तो पानी में डुबोने के बाद ये पानी को बाहर फेंके या फिर पानी ऊपर की ओर उठेगा। पानी उतना ऊपर की ओर उठेगा जितना इसका भार होगा। समझे आप? जैसे ये 5 किलो की थी, मैंने हाँ, ये 5 किलो की थी, ठीक है, और मैंने इसको 5 किलो को यहां पर डुबो दिया। 5 किलो की कितने किलो की है? 2 किलो की है क्या? 1 मिनट रुकिए, बदल दिया क्या इसका मीटर? अच्छा हाँ, अब इसने यहां पर लिखा हुआ नहीं है 5 किलो। अब इसने क्या किया? इसने पानी में इसको डुबोया। ये 2 किलो की है, जब इसने 2 किलो को पानी में डुबोया तो 2 किलो तो पानी बाहर चला गया, तो इसका वजन कितना महसूस होगा? 3 किलो, है ना। तो किसी भी वस्तु को पानी में डुबोने पर उसका पानी का तल उतना बढ़ता है या फिर पानी उतना बाहर जाता है जितना वस्तु का बल होगा, मतलब वस्तु का भार होगा। क्लियर? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जैसे 2-3 तरीके से वस्तु का तैरना बताया जाता है। एक वस्तु ऊपर की ओर उभरी हुई तैरे, इसका मतलब यह होता है कि उत्प्लवक बल, है ना, वस्तु पर नीचे से एक बल लगता है उत्प्लवक बल, वो उत्प्लवक बल जो है वो ज्यादा होता है वस्तु के भार से, तब हमारे पास वस्तु तैरती है। जब उत्प्लवक बल जो है जो नीचे से लगता है और वस्तु का भार बराबर होता है तो वस्तु डूबी हुई तैरती है, यानी ऊपर का सरफेस दिखाई देगा। और जब उत्प्लवक बल का मान कम हो जाता है और वस्तु का भार ज्यादा हो तो वस्तु डूब जाती है। ठीक है ना, वस्तु क्या होती है? वस्तु डूब जाती है। क्लियर है? पानी का, पानी के जहाज का पानी पर तैरना किसके कारण होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, गुरुत्वाकर्षण को लेकर बात करें। दो पदार्थों के आपस में आकर्षण करने की को ही क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए दो द्रव्यमान है m1 m2, इनके बीच की दूरी है r, ठीक है ना, तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा। ठीक है ना, दूरी के दूरी के वर्ग के समान व्युत्क्रमानुपाती और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद बात करें पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के कारण उसमें जो त्वरण होता है उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। अगर हम पृथ्वी के केंद्र से दूर जाते हैं तो इसकी वैल्यू घटती है, और पृथ्वी के केंद्र के पास आते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ती है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। जी की सबसे कम वैल्यू होती है इक्वेटर पर और सबसे ज्यादा जी की वैल्यू होती है पोल्स पर। यह है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 गुणा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है। क्लियर है? उसके बाद आता है द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ का अंदर मटेरियल जो उसे द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है ना, जबकि भार क्या होता है? भार होता है द्रव्यमान और एक्सेलरेशन का गुणनफल। हमारे पास क्या होता है? भार होता है। भार की यूनिट होती है न्यूटन, जबकि द्रव्यमान की होती है किलोग्राम। भार जो होता है सदिश राशि है, जबकि मास जो है वो अदिश राशि है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, चलिएगा अगला, अगला देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पलायन वेग। ऐसा वेग जो किसी वस्तु को दिए जाने पर वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाए उसे कहते हैं पलायन वेग। और पलायन वेग का मान जो होता है वो होता है 11.2 गुणा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना, ये होता है। और इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है √2 rg से। ठीक, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, उसके बाद आता है केपलर के गति के संबंधित नियम। केपलर का गति का प्रथम नियम आता है, फर्स्ट नियम आता है केपलर के प्रथम नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। ये पहला नियम है केपलर का। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। उसके बाद आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? कोई भी ग्रह समान समय में समान एरिया कवर करता है। ठीक है, जैसे वो मान लीजिए सूर्य के पास होगा तो सूर्य का ये एरिया होगा, और जब दूर होगा तो ये कुछ एरिया कवर करेगा, लेकिन इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। तो इसने वही कहा है
कि समान समय में समान एरिया कवर करता है। A1/T1 बराबर A2/T2, यह है केपलर का सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर की क्यूब, है ना, आर की क्यूब, आर क्या है? रेडियस है। ये है थर्ड लॉ ऑफ केपलर। उसके बाद आता है चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या है? मैग्नेटिज्म क्या है? जब कोई चुंबकीय पदार्थ बाहर की ओर पड़े हुए होते हैं, है ना, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर, तो वो रैंडमली पड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे उन्हें चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लाया जाता है तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है चुंबकत्व। क्या कहा जाता है? इसी को चुंबकत्व कहा जाता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म कहा जाता है। जैसे चुंबकीय बल रेखाओं को बात करें, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ना, वो नॉर्थ से साउथ पोल की ओर गति करती हैं चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर गति करती हैं। कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र वो होता है जहां पर कोई भी चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व अनुभव करता है, उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चलिएगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? प्रति एरिया से, यानी एक पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। और इसका मात्रक होता है क्या? वेबर। और सीजीएस पद्धति में होता है मैक्सवेल, और 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? एक पर्टिकुलर हम एरिया काटे किसी भी क्षेत्र से, और उससे गुजरने वाली हमारे पास जितनी भी बल रेखाएं होंगी उन्हें कहा जाएगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, है ना। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, या फिर टेस्ला ऐसा यूनिट होती है। गॉस जो होती है इसकी सीजीएच पद्धति में यूनिट होती है, और एक टेस्ला होता है 10⁴ गॉस के, 10⁴ गॉस के। चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता वो होता है कि एक चुंबक से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं मैक्सिमम गुजर सकती है, उसकी क्षमता कितनी है, वो चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, चुंबकीय सामर्थ्य, है ना, चुंबकीय सामर्थ्य। चुंबकीय सामर्थ्य क्या होता है? कोई चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ को जिस पावर से खींचती है अपनी ओर, उसकी चुंबकीय सामर्थ्य कहलाती है। क्या कहलाता है? चुंबकीय सामर्थ्य। प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत चुंबकत्व ले, यानी बैक मारे, उन्हें कहते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ, है ना। जैसे सोना, चांदी, हीरा, विस्मत, जल और वायु प्रति चुंबकीय। अगर बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में छोटा सा हल्का सा चुंबकत्व प्राप्त करे, हल्का सा मूवमेंट करे, उन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और सोडियम, है ना, पैरामैग्नेटिक मैटर और डायमैग्नेटिक मैटर। उसके बाद आते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मैटर। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाने पर बहुत तगड़ा चुंबकत्व प्राप्त करे, वो कहलाते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं छड़ चुंबक। छड़ चुंबक क्या होती है? छड़ के आकार की चुंबक होती है, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, लेकिन जब इसे स्वतंत्रता पूर्व लटकाया जाता है तो पृथ्वी के पोल्स के विपरीत ये लटकती है। यानी इसका साउथ पोल जो होगा पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ, और इसका नॉर्थ पोल पृथ्वी के साउथ पोल की तरफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ फिजिक्स की कुछ खोजों को लेकर बात करें, जैसे कैलकुलेटर पास्कल के द्वारा, रेडियो जी मार्कोनी, डायनामो फेराडे के द्वारा, टाइपराइटर सोल्स के द्वारा, टेलीविजन बेयर्ड के द्वारा, माइक्रोफोन ग्राहम बेल के द्वारा, और फाउंटेन पेन जो वाटरमैन के द्वारा खोजा गया। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल के द्वारा, हवाई जहाज रॉबर्ट्स राइट ब्रदर्स के द्वारा, बैरोमीटर टॉरेसली के द्वारा, थर्मामीटर फॉरेनहाइट के द्वारा, ट्रांसफॉर्मर फेराडे के द्वारा, और माइक्रोफोन जो है, माइक्रोस्कोप जो है वो जॉनसन के द्वारा खोजा गया। क्लियर है? ये मैंने आपको करा दी कंप्लीट फिजिक्स का एक बेहतरीन रिवीजन। देखिएगा, इतने समय में इतने ही तरीके से रिवीजन हो सकता है जब एग्जाम पास हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाएंगे नेक्स्ट वीडियो आपको वन शॉट किसके ऊपर चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक वगैरह तो आप करेंगे, शेयर भी आप करेंगे। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक हफ्ते आपके लिए एक लाइव क्लास लेकर आऊँ, 3-4 घंटे की, जिसमें मैं एक सब्जेक्ट आपको करा दूं। अगर आपको सही लगे तो बताना, वरना तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही डालूंगा, मुझे टाइम कम मिलता है थोड़ा, है ना। ये कंप्लीट फिजिक्स होती है, और इसकी प्रैक्टिस शीट में कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट आपको टेलीग्राम पर डाल दूं, है ना। तो एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। कोशिश करूंगा कि एक आपको प्रैक्टिस शीट दे सकूं इसकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाकी लाइक, शेयर और कमेंट करना आप सभी का काम है, पढ़ाना मेरा काम है। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।